दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल इन जनरल स्टडीज़ पर। दोस्तों हम सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे, उसमें एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में हमने जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा देख ली थी, जीन अभियांत्रिकी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम देख चुके हैं। आज हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के कृषि के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन अभी एफआरओ के मेंस में भी आया था, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के मेंस में ये क्वेश्चन आया था, अभी जो पेपर हुआ था दिसंबर में उत्तराखंड पीसीएस का। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, तो क्या क्या इसके प्रयोग होते हैं कृषि के क्षेत्र में, वो आज हम देख लेते हैं। पहला तो है जैव ईंधन बनाने में। जैव ईंधन बनाने में ये मैं आपको बताया था कि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाते हैं, जैसे गाय का गोबर होता है या फिर कृषि के अन्य अपशिष्ट है, जैसे फसलों के अपशिष्ट बच जाते हैं या पशुपालन से संबंधित जो अपशिष्ट बच जाते हैं, वेस्ट टू एनर्जी, अपशिष्ट से ऊर्जा। तो जो अपशिष्ट होता है इससे बनाते हैं ऊर्जा। ये कैसे, जैसे गांव में आपने देखा होगा बायोगैस प्लांट होते हैं, बायोगैस प्लांट। इस बायोगैस प्लांट में किण्वन होता है, फर्मेंटेशन, किण्वन में सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सूक्ष्म जीवों की मदद से ये किण्वन होता है और इससे ये क्या बन जाता है, बायोगैस बन जाती है। बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होती है, 60 to 70% मीथेन होती है, CH4। उसको फिर प्रकाश करने के काम में लिया जाता है या खाना बनाने के काम में लिया जाता है। तो अपशिष्ट से ऊर्जा बन जाती है, अपशिष्ट को रिसाइकिल भी हो जाता है, अपशिष्ट वेस्ट प्रोडक्ट। तो एक तो इसका जैव ईंधन बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है कृषि के क्षेत्र में जैव ईंधन बनाने में। और इसमें ना बायोगैस प्लांट में इसमें जैविक खाद भी बनती है, जिसको जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक कृषि, तो जैविक कृषि में उस खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला चीज़ है जैव ईंधन। ऐसे ही इथेनॉल बनाया जाता है, गन्ने से, मक्का से इथेनॉल बनाया जाता है। जब जो गन्ना होता है, गन्ने के अंदर होती है शर्करा, गन्ना या फिर चुकंदर या मक्का से भी बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल को आपने वो सुना होगा, इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम। पेट्रोल के साथ मिलाना जरूरी है ना, 20% इथेनॉल मिलाते हैं पेट्रोल के साथ। जो हम पेट्रोल खरीदते हैं इसमें 10% होता है शायद अभी इथेनॉल। तो हमारा टारगेट ये है कि इसमें 20% तक इथेनॉल मिलाना चाहिए। तो उसके लिए ये इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम चल रहा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का, क्योंकि इथेनॉल है जैव ईंधन। तो उससे जो प्रदूषण करता है पेट्रोल, वो प्रदूषण पर भी नियंत्रण होता है। तो पर्यावरण के लिए एक अच्छा फ्यूल है। ये भी किण्वन की मदद से बनता है, फर्मेंटेशन होता है सूक्ष्म जीवों की मदद से। तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल होता है, इथेनॉल। ऐसी बायोडीजल है, सेकंड है बायोडीजल। थर्ड है जैव मीथेन, बायोमीथेन। तो ये सब ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, इथेनॉल भी, बायोडीजल भी और जैव मीथेन भी। तो ये सब किसकी मदद से बनाए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। ऐसी बायोगैस में आपको बता ही दिया। तो इनमें सब में किण्वन की मदद से एथेनॉल बन जाता है। ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम में उसको पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि प्रदूषण कम हो, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम हो। तो पहला अनुप्रयोग है इसका जैव ईंधन। दूसरा अनुप्रयोग है जैव उर्वरक। बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, विषाणु वगैरह, जिनको उर्वरक की भांति इस्तेमाल किया जाता है, उनको बोला जाता है जैव उर्वरक। ऐसे सूक्ष्म जीव भी है जिनको जैव कीटनाशक की तरह यूज किया जाता है, या उनमें से कोई जीन निकाल के किसी पौधों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, तो पौधों के अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के यूज से होता है। तो डायरेक्ट भी यूज किया जाता है, तो या बायो उत्प्रेरक की भांति भी यूज किया जाता है। तो जैव कीटनाशक के बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, और बीज में पारजीनी या जीन संवर्धित फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीन संवर्धित फसलें, या इनको बोलते हैं पारजीनी फसलें, जिनके जीन में संशोधन कर दिया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। इनमें क्या है, बीटी कॉटन और बीटी बैंगन। बीटी कॉटन में आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि बीटी कॉटन में कैसे उसके
जीन में परिवर्तन किया जाता है। कैसे? उसमें बैसिलस थोरिनजेनेसिस का कराई प्रोटीन नामक जीन एंटर कराया जाता है, जो एक प्रोटीन पैदा करता है। वो प्रोटीन कीट प्रतिरोधी होती है, तो कॉटन के अंदर कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। ऐसी बीटी बैंगन है, इसमें भी किसका इस्तेमाल होता है? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जीन संवर्धित फसलें बनाने में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है उत्तक संवर्धन, भ्रूण संवर्धन। ये पौध प्रवर्धन विधियां हैं। जैसे उत्तक संवर्धन में क्या करते हैं? जैसे कोई पौधा है, पौधे में कोई पौधा है, इसमें विभज्योतक उत्तक होता है। विभज्योतक उत्तक टिश्यू होता है ये। इस टिश्यू में विभाजन होने की क्षमता होती है कि विभाजित होता रहता है ऐसे। तो पौधे के शीर्ष पे पाया जाता है, ये मेनली पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है। तो शीर्ष से हम ये ले लेते हैं, ये टिश्यू ले लेते हैं। तो इस टिश्यू का हम एक पार्ट ले लेते हैं, एक पार्ट हमने इसका ले लिया टिश्यू का। फिर इसको एक मीडियम में ग्रो कराते हैं। इसको पौधे के विभज्योतक उत्तक से कट करते हैं, उस उत्तक को या सेल को कट कर लेंगे, किसी पर्टिकुलर सेल को कट कर लेंगे। भाई कोई पौधा है या मनुष्य है, मनुष्य का शरीर भी या पौधे का शरीर भी सेल्स का बना होता है। तो उसमें से विभज्योतक उत्तक में से कोई सेल या टिश्यू कट कर लेंगे। उसे कट करने के बाद एक पोषक माध्यम में रखा जाता है। पोषक माध्यम का क्या मतलब है कि इसके लिए, इस पौधे को उगाने के लिए जो भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ये सभी पोषक तत्व इस पोषक माध्यम में होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये बहुत सारे पौधे बन जाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इससे ये बहुत सारे पौधे हम बना सकते हैं। जैसे नर्सरी में यूज होता है इसका, जो नर्सरीज होती है, नर्सरीज में इस टेक्निक का यूज होता है। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हॉर्टिकल्चर में भी इसका यूज होता है, फ्लोरिकल्चर में इसका यूज होता है। तो इसका यूज का मेन कारण है कि पौध प्रवर्धन विधियां हैं ये। इससे पौधों की बहुत सारे पौधे एक साथ पैदा किए जा सकते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, तो उससे उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो इसका पौध प्रवर्धन विधियों का यूज होता है। जैसे गन्ने की पौध भी उगाई जा सकती है इससे। ऐसी हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी क्रॉप्स है जो इसकी मदद से बनाई जा सकती है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। फसलों की किस्मों और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि। मतलब फसलों की अच्छी किस्में बनाई जा सकती है और उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। जैसे गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। ऐसी बीटी बैंगन है, बीटी ब्रिंजल। तो फसलों की किस्मों का या उनके उत्पादन में या उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करी जा सकती है, तो जिससे फसलें कम समय सीमा में पक जाती है। तो जल्दी जल्दी फसलें पकेगी तो जल्दी जल्दी उनको उगाया जाएगा, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। कवक रोधी बन जाती है या कीट रोधी बन जाती है, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उनको कवक रोधी या कीट रोधी बनाया जा सकता है। जैसे बीटी कॉटन थी, बीटी कॉटन क्या थी? कीट रोधी बनाया गया था ना, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करके। स्वाद भी नियंत्रित, उनके स्वाद को भी नियंत्रित किया जा सकता है फसलों के, मतलब स्वाद में वृद्धि की जा सकती है। और फसलों को ऐसा बनाया जा सकता है कि वो लंबे समय तक खराब ना हो, मतलब उनको प्रिजर्व करना आसान हो, लंबे समय तक खराब नहीं होगी, तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। तो ये सब यूजेज होते हैं कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और थोड़ा सा तेजी से देखेंगे। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जैसे जैव उर्वरक क्या है? ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, उनको जैव उर्वरक बोलते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, इनके नाम आप याद कर देना। माइकोराइजा, लोपोफेरम, राइजोबियम तो आपको पता ही होगा, ये दाल के पौधों की जड़ों में होता है। तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधों को ग्रहण करने योग्य बनाता है। ऐसी एजोला है, एजोला और एजोस्पाइरिलम और नीलहरित शैवाल का भी इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैसे राइजोबियम है,
राइजोबियम में ये एंजाइम होते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम और हाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, तो अमोनिया में परिवर्तित करता है और नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, तो उससे पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लैग हीमोग्लोबिन लवक होता है, वो O2 के अवशोषण में मदद करता है। सूडोमोनास फ्लोरोसिस होता है, ये पौधों की वृद्धि को प्रेरित करता है। एजोटोबैक्टर भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। माइकोराइजल कवक पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ा देता है, कि पौधे ज़्यादा पोषक तत्वों को अवशोषित करने लगते हैं, तो जिससे क्या होता है कि अगर हम उर्वरक यूज कर रहे हैं तो वो खराब नहीं होगा, पौधे उसको अवशोषित कर लेंगे। ऐसी एजोला इसके साथ सहजीविता प्रदर्शित करता है एनाबीना के साथ, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। और नीलहरित शैवाल भी एक स्वपोषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। ठीक है, वैसे मेंस में आपको जैव उर्वरक लिखना है तो उसमें 2-3 एग्जाम्पल देने हैं बस, और इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो 2-3 उदाहरण के लिए आप इनमें से कोई भी 2-3 याद कर सकते हो, 2-3 नाम याद कर सकते हो। ठीक है, अब अगला आता है जैव कीटनाशक। प्राकृतिक कीटों एवं जैव प्रौद्योगिकी में विकसित सूक्ष्म जीवों का उपयोग। अब देखो, जैव कीटनाशक भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक कीटों एवं जैव प्रौद्योगिकी में विकसित सूक्ष्म जीवों का उपयोग, इसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी की अनुप्रयोगिता है। ये कीटों को नष्ट करने के लिए, उनके प्रजनन को प्रभावित करने के लिए। कीटों के प्रजनन को प्रभावित कर देगा तो कीटों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, प्रजनन नहीं कर पाएंगे, तो वो संतान पैदा नहीं कर पाएंगे, तो एक कीट से 2 कीट मतलब बहुगुणन नहीं हो पाएगा उनमें मल्टीप्लिकेशन, तो उनके अंडे देने की प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं जैव कीटनाशक। ठीक है, जैव कीटनाशक के उदाहरण है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जो अभी बीटी कॉटन में मैं आपको बताया था, यही एक भूमिगत जीवाणु होता है। इससे क्राई नामक प्रोटीन को लेकर कॉटन में एंटर कराया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, दूसरे उदाहरण क्या है? दूसरे उदाहरण ये है ग्रेनुलो वायरस, साइडिया पोमोनिला, बैसिलस सबटिलिस, बोवेरिया बेसियाना। तो इनमें से 2-3 के नाम आप याद कर लेना जैव कीटनाशक में। तो जैव कीटनाशक बनाने में भी जैव प्रौद्योगिकी का यूज होता है। थर्ड आता है जैव ईंधन, बायोफ्यूल्स, इसको बोलते हैं बायोफ्यूल्स। जैव ईंधन एक प्रकार का अक्षय ऊर्जा स्रोत है। पहली तो बात है कि यह अक्षय ऊर्जा स्रोत है, रिन्यूएबल स्रोत है, जो माइक्रोबियल पौधे या पशु सामग्री से प्राप्त होता है। माइक्रोबियल वही सूक्ष्म जीव या पौधे से या फिर पशु सामग्री से प्राप्त होता है। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल गन्ने के पौधे से बनाया जाता है या फिर मकई से, मक्का है, मक्के से इथेनॉल बनाया जाता है किण्वन के मेथड से, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। बायोडीजल बनाया जाता है वनस्पति तेलों और तरल पशु वसा से, वनस्पति तेल और तरल पशु वसा से बनाया जाता है बायोडीजल। तो इथेनॉल भी जैव ईंधन है, बायोडीजल भी जैव ईंधन है। और ग्रीन डीजल बनाया जाता है शैवाल और अन्य पौधों के स्रोतों से प्राप्त होता है। और बायोगैस में आपको बताई थी, बायोगैस में मीथेन होता है मेनली 60 to 70%। तो ये भी अपशिष्ट से बनाई जाती है, किसकी मदद से? किण्वन की मदद से। तो इनमें सभी में बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। तो एक बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग कृषि का क्षेत्र में जैव ईंधन। ठीक है, ये ठोस, तरल या गैस हो सकती है ईंधन। पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से, पौधों में स्टार्च या शर्करा पाया जाता है, इसको किण्वन के माध्यम से एथेनॉल बन जाता है, ये एथेनॉल बन जाता है। एथेनॉल को 10 से 30% पेट्रोल के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। जो मैं आपको बताया था, एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाते हैं ताकि प्रदूषण कम हो। दूसरी बात यह है कि हमें इंपोर्ट कम करना पड़े। इंडिया तो 70 to 75% ऑयल का इंपोर्ट करता है, इंडिया की डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर तेल के मामले में, तो वो इंपोर्ट भी कम करना पड़े ताकि, तो इसलिए इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में। और बायोडीजल कैसे बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है वनस्पति तेल या जंतुओं से प्राप्त वसा को ट्रांसएस्टरिफिकेशन जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संसाधित कर बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना क्या की जाती है कि भाई अगर हम खाद्यान्न फसलों से एथेनॉल बनाएंगे तो
उससे क्या होगा कि खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी, खाद्यान्नों की कमी होगी और सप्लाई ज़्यादा रहेगी खाद्यान्नों की, तो उससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी, समान मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए गैसोलीन की तुलना में अधिक इथेनॉल की आवश्यकता होती है। गैसोलीन पेट्रोल को बोलते हैं। तो जैसे समान ऊर्जा उत्पादित करनी है तो गैसोलीन की तुलना में इथेनॉल की ज़्यादा आवश्यकता होगी। अब इथेनॉल की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर क्या उगाना पड़ेगा? ये पौधे जिनसे इथेनॉल प्राप्त होता है, जैसे गन्ना या मक्का का पौधा या फिर दूसरा पौधा जिससे भी इथेनॉल बनता है किण्वन के द्वारा, तो उतनी सारी भूमि पर हम वो फसल उगाएंगे, उससे इथेनॉल बनाएंगे, उसकी वजह से खाद्यान्न की कमी हो सकती है, खाद्य कीमतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा करके इसकी आलोचना की जाती है। अगला, ये पार्जिनी या जीन संवर्धित फसलें बनाई जाती है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, या फिर इनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जो बीटी कॉटन थी, जो मैं आपको बताया था ऊपर, जब किसी फसल में ऐसे बाहरी जीन को प्रविष्ट कराया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किसी फसल में ऐसे बाहरी जीन को प्रविष्ट कराया जाता है जो कि उस फसल में विद्यमान नहीं है, मतलब बाहर से कोई जीन एंटर कराया जाता है, जैसे बीटी कॉटन का उदाहरण मैं आपको डिटेल में समझाया था। तो इस तरह की फसल को क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक फसल बोलते हैं। ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण क्या है? बीटी कॉटन है और बीटी बैंगन है और गोल्डन राइस है। ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब तो जीएम सरसों भी बन गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों भी बन गई है। तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ बताने की जरूरत है नहीं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं पारजीनी फसलें या जीन संवर्धित फसलों को। अब इसका आप ये देख लो लाभ क्या होता है जीन संवर्धित फसलों का। एक तो वो कीट रोधी बन गई थी, ऊपर मैं आपको बताया था बीटी कॉटन में वो कीट रोधी बन गई थी। तो कीट रोधी बनने से क्या हुआ कि रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग करना पड़ेगा। रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा। और दूसरी बात, किसानों पर आर्थिक दबाव कम पड़ेगा, उनको रासायनिक उर्वरक नहीं खरीदने पड़ेंगे। रासायनिक उर्वरक महंगे आते हैं, तो इससे एक तो प्रदूषण के लिए भी लाभदायक है, दूसरा प्रोडक्शन के लिए लाभदायक है क्योंकि कीट रोधी है, तीसरा किसानों के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन नहीं पड़ेगा। आगे, खाद्य सुरक्षा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फूड ज़्यादा पैदा होगा, फूड ज़्यादा पैदा होगा तो उससे खाद्य सुरक्षा। लंबी अवधि तक सड़ने वाले फलों व सब्जियों का उत्पादन, ऐसे फल या सब्जियां बनाई जा सकती है जो लंबी अवधि तक खराब नहीं होंगे। अभी आपको पता है कि इतने फल और इतनी सब्जियां खराब हो जाती है जो प्रोसेस नहीं हो पाती, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कम है हमारे यहाँ, तो जो बिना प्रोसेस हुए खराब हो जाती है। तो लंबी अवधि तक ना सड़ने वाली फसलें बनाई जा सकती हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। मैनग्रोव पौधों से, मैनग्रोव पौधे होते हैं जो खारे पानी में उगते हैं, मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव पौधों से, जैसे खारे जल को सहन कर लेते हैं मैनग्रोव पौधे, तो जो वो खारे जल को सहन करने का उनके अंदर गुण होता है, उस गुण को नियंत्रित करने के लिए जो जीन होता है, उस जीन को धान में ट्रांसफर करके ऐसे धान की फसल बना दी गई है जो समुद्र तट पर भी उगाई जा सकती है। समुद्र तट पर धान की खेती की जा सकती है। जैसे धान पहले समुद्र तट पर नहीं होता था क्योंकि समुद्र तट पर खारा पानी होता है, तो उसको खारे पानी को सहन करने की क्षमता उसके अंदर विकसित करनी पड़ेगी धान के अंदर। तो धान के अंदर वो खारे पानी की क्षमता विकसित करने के लिए उसमें डीएनए में किसको एंटर कराया गया? मैनग्रोव पौधे। मैनग्रोव पौधे समुद्र किनारे उगते हैं, जैसे सुंदरबन में है इंडिया में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। तो वहाँ से मैनग्रोव पौधों के जीन को धान के अंदर प्रत्यारोपित किया गया, तो उसकी वजह से धान की एक ऐसी किस्म बनी जो किस्म समुद्र तट पर भी धान की खेती की जा सकती है। ऐसे राइजोबियम जीवाणु, आपको पता है राइजोबियम जीवाणु दालों की जड़ में होता है, तो उसमें से ये निफ जीन निकालकर फसलों में हस्तांतरित कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने लगती है, फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने लगती है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करके ग्रहण करने लगती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती है। तो उससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन उर्वरक है उनके उपयोग में कमी आती है। जैसे यूरिया है, यूरिया को डालते हैं ना नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए फसलों में, तो नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी, तो उससे प्रदूषण कम होगा। अनचाहे लक्षण दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते हैं। अगला, खाद्य टीकों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे हैजे का टीका आलू में। आलू के जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदल के ऐसा बना दिया गया है कि उसमें खाद्य टीकों का निर्माण किया जा सकता है कि आलू में हैजे का टीका आलू में।
तो वैसे आलू को खाने से हैजा नहीं होगा। ठीक है। वांछित लक्षण किसी भी जीव या पौधे से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो पौधों के या जीव के लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कोई पर्टिकुलर जीन होता है, तो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करके वांछित लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सब इसके लाभ होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। नुकसान क्या होते हैं इनका? मनुष्य के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एलर्जेंस और टॉक्सिन के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। कीटनाशी प्रोटीनों का उत्पादन होने की संभावना रहती है। तो ये एक विषाक्त तत्व होता है, तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने की संभावना रहती है, पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ने की संभावना रहती है। खरपतवारों में कीटनाशक प्रतिरोधी क्षमता, जो खरपतवार फसल के साथ उगते हैं तो कभी कभी ये खतरा रहता है कि उनके अंदर भी कीट प्रतिरोधी क्षमता न विकसित हो जाए। ठीक है। और जो गैर टर्मिनेटर बीज है वो टर्मिनेटर बनकर नष्ट होने की संभावना रहती है। तो ये इनके नुकसान होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के। तो ये सब था एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज। इसमें आप ये इतने नाम याद रखने की टेंशन मत लेना। तो जैसे जैव कीटनाशक है, ये 5 उदाहरण मैंने दिए हैं, तो पांचों को याद करने की ज़रूरत नहीं है मेंस में। इनमें से आप कोई 1-2 याद कर सकते हैं। तो जैसे आप लिखेंगे कि जैव कीटनाशक की परिभाषा बताने के बाद 1-2 उदाहरण दे सकते हो। ऐसे ही जैव ईंधन में, ऐसे ही इसमें जैव उर्वरक में। ठीक है।